नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही विशेष कृति पर बात करने वाले हैं, महादेवी वर्मा की मेरा परिवार। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी, कुछ विश्लेषण है और हमारा मकसद है महादेवी जी की उस दुनिया को समझना जहां पशु पक्षी सिर्फ जानवर नहीं थे, वो उनके परिवार का हिस्सा थे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मानवेतर परिवार का विचार है ये कैसे बना और क्यों ये आज भी इतना मायने रखता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मेरा परिवार कोई कहानियों का संग्रह भर नहीं है। ये असल में आत्मकथात्मक रेखा चित्र हैं। और ये शब्द रेखा चित्र ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये सिर्फ जो हुआ उसका ब्यौरा नहीं है। इसमें भावनाएं हैं, किरदारों की बारीकियां हैं, बहुत कुछ है। आपने बिल्कुल सही कहा, रेखा चित्र यानी शब्दों से बनी तस्वीरें। और ये विधा महादेवी जी को अपने जो निजी अनुभव थे, अपनी संवेदनाएं थीं, उन्हें बहुत ही एक तरह से कहें तो अंतरंग और सजीव ढंग से बताने का मौका देती है। ये कहानी सुनाने से ज्यादा महसूस कराने वाली बात है। और यहीं से मेरा परिवार की जो खासियत है वो शुरू होती है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि महादेवी जी इन जीवों को मतलब सिर्फ पालतू जानवर नहीं मानती। उनके लिए वो दोस्त थे, साथी थे, बच्चे जैसे थे। और उनमें भावनाएं भी वैसी ही थीं, खुशी, दुख, वफादारी, यहाँ तक कि जलन भी। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे चलते हैं। हाँ, और यहीं पर वो जो आपने कहा मानवेतर परिवार, वो विचार सामने आता है। यानी एक ऐसा परिवार जो सिर्फ इंसानों का नहीं है, उसमें दूसरे जीव भी शामिल हैं। और सोचिए उस जमाने में, और शायद आज भी काफी हद तक, ये एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी सोच थी। आमतौर पर तो जानवरों को या तो उपयोगी चीज समझा जाता था या संपत्ति, लेकिन महादेवी जी उन्हें एक भावनात्मक स्तर पर बराबरी का दर्जा दे रही थीं। वो उनके व्यक्तित्व को पहचान रही थीं, उनकी भावनाओं का सम्मान कर रही थीं। और रेखाचित्र विधा की जो आपने बात की, उसकी खूबी ही यही है कि वो लेखक को ये आज़ादी देती है कि वो सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, बल्कि अंदर का जो स्वभाव है, जो आत्मा है, उसको पकड़ सके। महादेवी जी ने गिल्लू, नीलू, गौरा, सोनू, इन सब के सिर्फ काम नहीं गिनाए, बल्कि उनके चरित्र को, उनके मिजाज को अपनी यादों से उकेरा है। तो पढ़ने वाला उन्हें सिर्फ जानवर की तरह नहीं देखता, बल्कि एक एक खास व्यक्तित्व के रूप में देखता है। हाँ, और ये पात्र कोई काल्पनिक नहीं है, ये सच में महादेवी जी के जीवन का हिस्सा थे। जैसे गिल्लू, वो छोटी सी गिलहरी। स्रोत बताते हैं कि कैसे वो घायल मिली थी, कैसे महादेवी जी ने उसकी देखभाल की, और फिर वो कैसे उनकी थाली के पास बैठकर चावल का एक एक दाना उठाता था, या पर्दे पर चढ़कर उन्हें एकदम से चौंका देता था। ये छोटी छोटी बातें कितना जीवंत बना देती हैं उसे। बिल्कुल। और गिल्लू का महादेवी जी के लिए जो लगाव था, वो भी कोई साधारण बात नहीं थी। जैसे वो उनके कंधे पर आकर बैठ जाता था या उनकी उंगली पकड़कर काजू खाता था। और शायद सबसे ज्यादा छू लेने वाला पल वो था जब महादेवी जी बीमार थीं और गिल्लू उनके तकिए के पास आकर बैठ गया और अपने नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहा। ये सिर्फ एक जानवर की प्रतिक्रिया नहीं लगती है ना, इसमें एक गहरी सहानुभूति, एक जुड़ाव महसूस होता है। महादेवी जी यही दिखाती हैं कि कैसे एक छोटा सा जीव भी स्नेह और सेवा का भाव रख सकता है। और फिर नीलू, वो कुत्ता, उसकी वफादारी और समझदारी के भी तो किस्से हैं। कहते हैं कि वो इतना समझदार था कि बिना किसी ट्रेनिंग के ही घर आने वाले मेहमानों का मिजाज समझ लेता था। उसकी मौजूदगी में एक एक शांति सी थी। हाँ, नीलू का चरित्र जो है वो वफादारी और स्वाभिमान का प्रतीक है। वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि घर का एक बहुत ही सजग प्रहरी और साथी था। महादेवी जी उसके जरिए यह दिखाती हैं कि जानवरों में भी आत्मसम्मान होता है, समझदारी होती है। उसका घर के बाकी सदस्यों के साथ, यहाँ तक कि दूसरे पशु पक्षियों के साथ भी जो व्यवहार था, वो उसकी समझदारी दिखाता है। वो हमलावर नहीं था, पर उसकी मौजूदगी ही एक सुरक्षा का एहसास देती थी। और सोनू, वो हिरण का बच्चा, उसकी कहानी तो शायद मासूमियत और प्रकृति की सुंदरता की कहानी है। सोनू की कहानी में करुणा का भाव बहुत गहरा है। हाँ, एक छोटा सा बेसहारा हिरण का बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। महादेवी जी ने जिस तरह उसे पाला, वो उनके अंदर का जो ममत्व है उसे दिखाता है। सोनू की चंचलता, उसकी वो मासूम आंखें, उसका घास पर कूदना, ये सब पढ़ने वाले के मन में प्रकृति के लिए कोमल सा भाव जगाते हैं। लेकिन उसकी कहानी ये भी याद दिलाती है कि जंगल के प्राणी कितने नाजुक होते हैं और उन्हें हमारी देखभाल की कितनी जरूरत है। और शायद सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली कहानी गौरा गाय की है।
उसकी सुंदरता, उसका ममत्व और फिर उसका अंत बहुत दुखद। गौरा का रेखा चित्र तो हाँ, उसमें करुणा भी है और इंसान की क्रूरता भी, दोनों चरम पर दिखते हैं। महादेवी जी गौरा की सुंदरता को इतने प्यार से बताती हैं, उसकी आंखें, उसका रंग, उसकी चाल, कि वो पढ़ने वाले के मन में बस जाती है। फिर उसका बछड़ा होना, उसका दूध देना, ये सब माँ बनने के, मातृत्व के सुंदर चित्र हैं। लेकिन फिर जिस तरह उसे धोखे से सुई खिला दी जाती है, वो घटना इंसान के अंदर जो ईर्ष्या और बेरहमी छिपी हो सकती है, उसे दिखाती है। गौरा की तकलीफ और उसकी मौत का वर्णन पढ़कर वाकई मन बहुत भारी हो जाता है। ये सिर्फ एक गाय की कहानी नहीं रह जाती, ये जीवन में सुंदरता, प्रेम, मातृत्व और फिर अचानक आने वाली त्रासदी और मौत का एक बहुत शक्तिशाली चित्रण बन जाती है। इन सारी कहानियों से तो साफ है कि महादेवी जी इन जीवों को कितनी गहराई से महसूस करती थीं। और यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि वो ये कैसे दिखाती हैं कि भावनाएं जैसे प्यार, वफादारी, दुख, खुशी, ये सिर्फ इंसानों के अनुभव नहीं है। हाँ, यही तो इस रचना का कह सकते हैं केंद्रीय तत्व है। महादेवी जी का लेखन हमें इन बेजुबान प्राणियों की जो खामोश बातचीत है, उसे समझने की एक नई नज़र देता है। वो ये नहीं कह रही कि जानवर इंसानों की तरह सोचते हैं, बल्कि वो उनके व्यवहार से, उनकी आंखों से, उनकी प्रतिक्रियाओं से, उनकी भावनाओं को पकड़ती हैं। वो दिखाती हैं कि प्रेम और पीड़ा की जो भाषा है, वो यूनिवर्सल है, वो प्रजातियों की सीमाएं पार कर जाती है। ये एक तरह का इमोशनल ट्रांसलेशन का काम है, जो वो अपनी कलम से करती हैं। और उनकी भाषा, जिस तरह से वो लिखती है, वो भी तो कमाल है। एकदम सरल, सहज, जैसे कोई बहुत अपना बात कर रहा हो हमसे। भाषा शैली तो इसकी आत्मा है, बिल्कुल। इसमें कोई भारी भरकम साहित्यिक शब्द नहीं है, ये सीधी दिल से निकली हुई भाषा है। लेकिन इस सादगी में भी गहराई बहुत है। वो बहुत कोमल और संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, और जो मानवीकरण है, यानी पर्सोनिफिकेशन, उसका प्रयोग तो लाजवाब है। हाँ, मानवीकरण। थोड़ा और बताइए कि वो इसे कैसे करती हैं? क्या ये बस जानवरों को इंसानी गुण दे देना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि कुत्ता वफादार इंसान जैसा है, बल्कि वो कुत्ते के व्यवहार में उन गुणों को देखती हैं जिन्हें हम इंसानों में वफादारी कहते हैं। वो गौरा की आंखों में वात्सल्य देखती हैं, गिल्लू की फुर्ती में शरारत देखती हैं। वो जानवरों के स्वाभाविक व्यवहार को मानवीय भावनाओं के चश्मे से देखती हैं, लेकिन उनकी जो असलियत है, जो मौलिकता है, उसे खोने नहीं देती। जैसे गिल्लू का पर्दे पर चढ़ना गिलहरी का स्वाभाविक व्यवहार है, पर महादेवी उसे जिस तरह देखती हैं, उसमें एक शरारती बच्चे की छवि आ जाती है। ये संतुलन बहुत नाजुक होता है, और महादेवी जी इसे बड़ी खूबी से साधती हैं। इसी वजह से पढ़ने वाला उन जीवों से इतना गहरा जुड़ पाता है। तो इन सब कहानियों का, इस शैली का, इस भावनात्मक गहराई का कुल मिलाकर उद्देश्य क्या था? क्या महादेवी जी सिर्फ अपने प्यारे जानवरों की यादें लिख रही थी? नहीं, उद्देश्य इससे कहीं बड़ा और गहरा था। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो महादेवी वर्मा इसके जरिए परिवार की, रिश्तों की, प्रेम की हमारी जो पारंपरिक सोच है, उस पर सवाल उठा रही थीं। वो कह रही थीं कि परिवार खून के रिश्तों से या एक ही जाति के होने से नहीं बनता। वो बनता है आपसी स्नेह से, समझ से, समर्पण से, भावनात्मक जुड़ाव से। और उनका ये मानवेतर परिवार इसी बात का सबूत था। साथ ही ये रचना इंसान और प्रकृति के रिश्ते पर भी एक बहुत गंभीर टिप्पणी है। उस दौर में जब औद्योगिकरण बढ़ रहा था, शहरीकरण हो रहा था, प्रकृति से दूरी बढ़ रही थी, तब महादेवी जी हमें याद दिला रही थीं कि हम इस दुनिया का हिस्सा हैं, इसके अकेले मालिक नहीं। हर जीव का अपना महत्व है, अपनी भावनाएं हैं। गौरा की कहानी हमें इंसानी क्रूरता के प्रति सावधान करती है, तो गिल्लू और नीलू की कहानियां हमें निस्वार्थ प्रेम और सेवा सिखाती हैं। इसमें करुणा, अहिंसा, सह अस्तित्व, ये मूल्य बहुत गहरे बसे हुए हैं। शायद गांधीवादी विचारधारा का भी असर रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, कि मेरा परिवार सिर्फ जानवरों की कहानियां नहीं है, ये एक आईना है, एक भावनात्मक दर्पण है। बिल्कुल सही, एक दर्पण है जिसमें हम अपने अंदर की संवेदनाओं को देख सकते हैं। ये हमें अपने आसपास के जीवन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने के लिए उकसाता है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, और करुणा का दायरा जितना बड़ा हो, हमारी इंसानियत उतनी ही अमीर होती है। ये सह अस्तित्व का, यानी मिलजुल कर साथ रहने का एक बहुत खूबसूरत मॉडल दिखाता है, जहां इंसान और जानवर एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो अगर हम आज की पूरे बात को समेटें,
हमने महादेवी वर्मा की मेरा परिवार की दुनिया में झांका। हमने देखा कि ये कैसे रेखा चित्रों का संग्रह है जिसमें लेखिका अपने मानवेतर परिवार गिल्लू, नीलू, सोनू, गौरा के साथ अपने गहरे रिश्तों को केरती हैं। हमने उनकी भाषा की सादगी और मानवीकरण की कला को समझा और ये भी जाना कि कैसे ये रचना हमें पशुओं की भावनाओं और इंसान प्रकृति के बीच के आत्मीय बंधन की एक बहुत कीमती झलक देती है। और इसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है, बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद आज इसकी जरूरत और भी ज्यादा है। ये रचना हमें सिर्फ एक भावनात्मक सुकून नहीं देती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें चुनौती देती है कि हम परिवार, प्यार और जिम्मेदारी की अपनी जो परिभाषाएं हैं उन पर दोबारा सोचें। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये रचना हमें मानवता के ऊंचे मूल्यों की याद दिलाती है। बिना शर्त का प्रेम, करुणा, सेवा और सभी जीवों के लिए सम्मान। ये हमें सिखाती है कि असली इंसानियत सिर्फ इंसानों के प्रति दया दिखाने में नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के प्रति संवेदनशील होने में है। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये रचना पाठकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो शायद हम सबके अपने जीवन से जुड़ता है। आज के समय में जहां हम अक्सर प्रकृति से कटे हुए हैं, जहां जानवरों के प्रति क्रूरता की खबरें सुनने को मिलती हैं और जहां पर्यावरण का संकट हमारे सामने है, ऐसे में महादेवी वर्मा के इन गहरे भावनात्मक रिश्तों, उनके मानवेतर परिवार के बारे में पढ़ना और सोचना हमें किस तरह के आत्ममंथन की ओर ले जा सकता है? क्या ये हमें अपने आसपास की दुनिया, उन पेड़ों, पौधों, पंछियों, जानवरों के प्रति थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और संवेदनशील और थोड़ा और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित कर सकता है? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर गहन चर्चा के साथ। धन्यवाद।